अब आना चाहिए, देखते। क्लास ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है क्या, आप बताना एक बार। यस। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पॉइंट देखते हैं अभी एक बार, एक सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पॉइंट पूछा है मुझसे। बताती हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में तो कोई थर्ड पॉइंट है ही नहीं। सेकंड का केस स्टडी का, एक मिनट। केस स्टडी का सेकंड पॉइंट, एक मिनट रुकना। होमवर्क में दिया था ये तो मैंने, है ना। एक्स वाई और जेड ने संयुक्त रूप से ए से 50,000 रुपये उधार लिए। वाई ने ए को सारी राशि का भुगतान कर दिया, ठीक है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्णय दीजिए। सेकंड पार्ट मुझसे पूछा गया है अभी अभी, वैसे तो मैंने ये होमवर्क में दिया था। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखो। एक्स की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी दायी होंगे क्या, ये पूछा गया है आपसे। तो भाई आपको पता है कि उत्तरादायी होते हैं भाई। आपका जो था धारा 42 थी वो ये साफ साफ कहती थी कि मृत्यु के बाद में कार्य कौन पूरा करेगा, उसके उत्तराधिकारी। भाई दिवालिया थोड़ी ना है। तो हाँ भाई, पॉइंट नंबर 2 के अंदर मृत्यु की दशा में उत्तराधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। अब मैं आपको आगे करवाने जा रही हूँ, उससे पहले एक बार सुनो। कल हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे अनुबंध हैं जो दोनों पक्षकारों की सहमति से समाप्त हो जाते हैं। किन किन परिस्थितियों में अनुबंध दोनों पक्षकारों की सहमति से समाप्त हो जाता है, पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। 4 शब्द बताए थे, याद करो। सबसे बोला हमने नवीनीकरण, पुराने की जगह नया आता है, पुराना समाप्त हो जाता है नवीनीकरण द्वारा, ठीक है। क्या पक्षकार बदल सकते हैं बेटा? बदल सकते हैं। परिवर्तन, पुराने वालों में ही संशोधन या बदलाव किया जाता है। क्या पक्षकार बदल सकते हैं? यहाँ नहीं बदल सकते। विखंडन का मतलब निरस्तीकरण, कैंसिलेशन, है ना। रद्द कर देते हैं लेकिन उसकी जगह नया अनुबंध नहीं बनाया जाता। और आखिरी क्या था तुम्हारा? विमुक्ति। विमुक्ति मतलब माफ कर देना, छूट कर देना। पूरा का पूरा माफ कर दो तो इसको बोलते थे परित्याग। कुछ हिस्सा माफ कर दो तो आंशिक विमुक्ति या आंशिक परित्याग बोल सकते हो। और तीसरा वर्ड था यहाँ पर समय सीमा बढ़ा दो। भाई कार्य करना था 10 तारीख तक, वो कहता है कोई बात नहीं 25 तारीख तक कर दो, तो ये भी एक तरीके की छूट है। और लास्ट हमने पढ़ा था कि उसी कीमत की अन्य वस्तु स्वीकार कर लेना। ये सब पढ़ा था। तो जितना टॉपिक पढ़ा था एक बार उतना ले लेते हैं यहाँ से, उसके बाद में आगे का टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पॉइंट नंबर 1 और 2 हमने कवर कर लिया। देखो हेडिंग क्या है? अनुबंध जिन्हें दोनों पक्षकारों की सहमति से पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है आपका? नवीनीकरण या नवीकरण। नव का मतलब होता है नया। अनुबंध के पक्षकार पुराने अनुबंध के स्थान पर नया अनुबंध ला सकते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? नवीकरण कहा जाएगा। नवीकरण पर पुराना अनुबंध समाप्त हो जाएगा, परिणाम स्वरूप उसे पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप याद करो। ए जो है उसको बी को देने हैं 10,000 रुपये और बी को देने हैं सी को। तो बी ने क्या किया? ए और सी के बीच में नया अनुबंध बनवा दिया था। नवीनीकरण द्वारा जो पुराने अनुबंध थे ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, समाप्त हो गए थे। याद आ रहा है? वैसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आप रीडिंग लगा लेना। बात समझ आ गई? अब आ रहे हैं दूसरे पे, कौन सा? विखंडन। पक्षकार आपसी सहमति से विखंडन द्वारा भी अनुबंध को समाप्त करा सकते हैं। विखंडन मतलब निरस्तीकरण या रद्द करना। विखंडन की दशा में केवल पुराना अनुबंध ही रद्द हो जाता है तथा उसके स्थान पर नया अनुबंध नहीं किया जाता। नवीकरण में भी विखंडन होता है पर विखंडन के बाद नया अनुबंध बन जाता है। यहाँ पे रद्द तो करते हैं लेकिन नया अनुबंध नहीं बनाते। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? परिवर्तन।
परिवर्तन अनुबंध के पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति के माध्यम से अनुबंध की शर्तों में कुछ मौलिक परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, तो नवीनीकरण में एक लाइन लिखना, पक्षकार बदल सकते हैं। नवीनीकरण में लिखना पक्षकार बदल सकते हैं। और परिवर्तन में लिखना पक्षकार नहीं बदलते। पक्षकार नहीं बदलते। नवीनीकरण और परिवर्तन में दो अंतर है। नवीनीकरण और परिवर्तन में दो अंतर है। पुराने की जगह नया लेके आते हो नवीकरण, पुराने वाले में ही संशोधन या बदलाव करते हो परिवर्तन। ठीक है, दूसरा अंतर, नवीनीकरण में पक्षकार बदल सकते हैं, परिवर्तन में पक्षकार नहीं बदलते। याद रहेगा? तो ये दो अंतर होते हैं इन दोनों के बीच में। फिर आ रहा है तुम्हारा विमुक्ति। कोई भी वचन ग्रहीता उसको दिए गए वचन करना इसको, उसको दिए गए वचन के निष्पादन को पूर्णतः या अंशतः त्याग कर सकता है। पूरी तरीके से त्याग कर दिया तो इसको हमने बोला था परित्याग, कुछ हिस्सा त्याग कर दिया तो आंशिक रूप से त्याग कर दिया। ठीक है, निष्पादन का समय बढ़ा सकता है। 10 तारीख तक कार्य नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, तुम तो 15 तारीख तक कर दो, या उसके स्थान पर और प्रतिफल जो ठीक लगे स्वीकार कर सकता है। 500 रुपये देने हैं, तुम्हारे पास देने के लिए 500 रुपये नहीं है, तुम्हारे पास एक हार पड़ा है, नेकलेस पड़ा है, वो दे दो। लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना भाई। नगद नहीं था, बदले में क्या ले ली? वस्तु। एक तरीके से बार्टर, वस्तु विनिमय। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ बेटा? यहाँ तक हम पूरा कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको 2 पॉइंट समझाऊंगी, फिर यहाँ से लेते हैं। पहला हम समझने जा रहे हैं व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत लाभों को वापस करना। कैसे करना है देखो इस चीज को। व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत लाभों को वापस करना। आपको याद आ रहा है? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन। अनुबंध व्यर्थनीय होता है। तो मैं आपको 2 उदाहरण से समझाती हूँ। एक उदाहरण तो हम किसका लेंगे? उत्पीड़न का, और एक उदाहरण हम लेंगे कपट का। ठीक है, व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत अगर आपने कोई लाभ प्राप्त किया है तो आपको वापस करना पड़ेगा। उत्पीड़न का एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी को धमकाया कि अगर तूने अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी 2 लाख में मेरे नाम नहीं की तो मैं तेरे बेटे को मार दूंगा, और उसको 2 लाख रुपए का ब्रीफ केस पकड़ा दिया और उससे साइन करवा लिए। अब वो कहता है मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं थी, ये उत्पीड़न द्वारा थी, और अनुबंध कैसा है? व्यर्थनीय, और मैं इस अनुबंध को व्यर्थ घोषित कर रहा हूँ। तो जो 2 लाख रुपए ले लिए वो तो वापस होंगे कि नहीं होंगे बताओ मुझे? क्योंकि यह व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त किया गया लाभ है। अगर आप देखो तो उत्पीड़न के प्रभाव थे ना, उसमें सेकंड प्रभाव यही था, पीड़ित पक्षकार ने यदि कोई लाभ प्राप्त किया है तो उसे वापस करना पड़ेगा। फिर अब दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसका? कपट का। ए ने एक बीमा पॉलिसी ली कपट के आधार पर। 6 महीने तक तो बेटा ये प्रीमियम का पेमेंट करता रहा। इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि यह पॉलिसी कपट के आधार पर ली गई है। उसने क्या किया? 6 महीने बाद क्या किया? इस पॉलिसी को रद्द कर दिया। कर सकती है कि नहीं कर सकती है ये बताओ? अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है ना, कपट के आधार पर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। बीमा कंपनी ने अपनी पावर का यूज किया और इसे क्या घोषित कर दिया? व्यर्थ। क्या घोषित कर दिया? व्यर्थ। ठीक है, पर 6 महीने का प्रीमियम तो बीमा कंपनी के पास आ गया कि नहीं आ गया? तो भाई जो भी इसके उचित खर्चे हुए बीमा कंपनी के, उसको काटने के बाद में जो ये प्रीमियम की राशि है वो इसे वापस करनी पड़ेगी ए को, क्योंकि यह व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त किया गया लाभ है। अगर पीड़ित पक्षकार व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त करता है तो वो उसे वापस करना पड़ेगा। व्यर्थनीय अनुबंध में पीड़ित पक्षकार के पास विकल्प होता है कि वो चाहे तो उसे व्यर्थ घोषित कर सकता है। अगर वो उस विकल्प का चयन करता है
और उसने कुछ लाभ प्राप्त कर रखा है तो वो लाभ उसे वापस करना पड़ेगा। ये पॉइंट कहता है हमारा पॉइंट नंबर 3। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं आई बता बेटा? तो भाई हाँ हाँ, व्यर्थनीय होता है, और मैं अभी भी कह रही हूँ कपट में व्यर्थनीय होता है। पीड़ित पक्षकार के पास विकल्प होता है ना कि वो चाहे तो व्यर्थ घोषित कर ले। बीमा कंपनी ने इस विकल्प का प्रयोग किया और इसे व्यर्थ घोषित कर दिया, रद्द कर दिया। रद्द करोगे तो व्यर्थ बनेगा, रद्द नहीं करते जारी रखते तो वैध बन जाता। विकल्प का चयन तो कर ही सकता है ना। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है वो देखते हैं एक बार। व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत लाभों को वापस करना। जब कोई अनुबंध उस व्यक्ति द्वारा विखंडित किया जाता है जिसकी इच्छा पर वह व्यर्थनीय है, मतलब किसकी बात चल रही है? पीड़ित पक्षकार, यही है ना। तो दूसरे पक्षकार को अपने वचन को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि ऐसे अनुबंध के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया गया है तो उसे वह सब उस व्यक्ति को लौटाना पड़ेगा जिससे उसने प्राप्त किया है। एक लाइन में क्या लिख सकते हैं? पीड़ित पक्षकार यदि व्यर्थनीय अनुबंध को व्यर्थ घोषित करता है तो उसने जो लाभ प्राप्त किया है उसे लौटाना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो ये लाइन। यदि पीड़ित पक्षकार व्यर्थनीय अनुबंध का विखंडन करता है, तो यदि उसने उस अनुबंध में कोई लाभ प्राप्त किया है तो उसे उस व्यक्ति को लौटाना पड़ेगा जिससे उसने यह लाभ प्राप्त किया था, आप या तो ये भी लिख सकते हो। उदाहरण पढ़ के देखो बेटा, वही है कि नहीं है? कपट वाला उदाहरण दिया हुआ है। सेम है। हाँ भाई, पढ़ लिया क्या? सेम है ये। अब आ रहा है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 जो बात कह रहा था वो किसके बारे में कह रहा था? व्यर्थनीय अनुबंध के बारे में। पॉइंट नंबर 4 वही बात कहेगा व्यर्थ समझौते या व्यर्थ अनुबंध के बारे में। क्या लिखना है देखो इसमें? 65 धारा आएगी, और ये धारा इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ने जा रहे हो। यदि कोई समझौता व्यर्थ है या अनुबंध व्यर्थ है तो जो भी लाभ प्राप्त किया है वापस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लेखक को बुक लिखने के लिए 10,000 रुपये एडवांस दिए। लेखक की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो जो 10,000 रुपये एडवांस थे वो वापस होंगे कि नहीं होंगे? ये बताओ। होंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त किया गया लाभ है। ठीक है। सिंगर के साथ अनुबंध किया कि 10 मार्च को गाना गाएगी। 10 मार्च को उसकी कंडीशन नहीं है गाना गाने लायक। ठीक है, एडवांस लिया था 10,000, वापस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त किया गया लाभ है। लाभ तो वापस होगा ना।
हट जाने वगैरह नहीं ले सकते, लेकिन लाभ वापस होता है। हाँ, पूर्व स्थिति तो लेके आएंगे ना, प्रत्यय स्थापना। देखो, ए ने बी से गोडाउन किराए पे लिया, ए ने बी से एक गोडाउन लिया किराए पर 12 महीने के लिए, और 12 महीने का रेंट क्या किया इसने, एडवांस में जमा करा दिया। 7 महीने बाद आग लग गई और पूरा का पूरा जो है ना गोडाउन डिस्ट्रॉय हो गया। किराया कितने समय के लिए दिया था, 12 महीने के लिए। यूज किया है कि इतना है 7 महीने, 5 महीने का किराया रिफंड होगा। क्यों? क्योंकि व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त किया गया लाभ है, वापस करना पड़ता है। समझ आ गई चीज की नहीं आई? बताओ बेटा, जो मैं कहना चाहती हूँ, व्यर्थ अनुबंध या व्यर्थ समझौते में कोई लाभ प्राप्त किया है तो वापस करना पड़ता है। ठीक है, नोट डाल के लिखो एक चीज, परंतु जमानत राशि या सुरक्षार्थ राशि वापस नहीं होती। यह जब्त कर ली जाएगी। यह जब्त कर ली जाएगी। जमानत राशि या सुरक्षार्थ राशि वापस नहीं होती, ये क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। कैसे भाई? जमानत राशि क्या होती है कि मैं तुम्हें इतने रुपए दे रहा हूं एडवांस के रूप में कि मैं अनुबंध को पूरा करूंगा। इन केस मैं अनुबंध को पूरा ना कर पाऊं तो तुम ये राशि जब्त कर लेना, अपने पास रख लेना। यह अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त लाभ नहीं है जिसे वापस किया जाए। ये एक तरीके की सुरक्षा है कि दूसरा पक्षकार अनुबंध को पूरा करेगा। इन केस उसने अनुबंध को पूरा नहीं किया तो ये अमाउंट क्या हो जाता है, जब्त कर लिया जाता है। ये अमाउंट कभी भी वापस नहीं होता। याद रहेगी चीज। धारा भी याद रखना है इसकी, कैसे प्रैक्टिकल आते हैं अपने अभी डील करेंगे। धारा नंबर है तुम्हारी 65। इसकी धारा याद करना, केस स्टडी मैं बताती हूँ आएगी कैसे। एक बार ये टॉपिक पहले तो बुक से ले लो। जब कोई समझौता व्यर्थ पाया जाता है या कोई अनुबंध व्यर्थ हो जाता है, दो चीजों को कवर कर रहे हैं, व्यर्थ समझौता, व्यर्थ अनुबंध। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे समझौते या अनुबंध के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है उसको वापस करेगा जिससे उसने यह प्राप्त किया। ठीक है, अगर व्यर्थ अनुबंध व्यर्थ समझौते में कोई लाभ प्राप्त किया गया है तो वो आपको उस पक्षकार को लौटाना पड़ेगा जिससे आपने वह लाभ प्राप्त किया है। इसके अंदर देखो उदाहरण ए वाला, ये क्या दिया है, ए की बेटी सी से विवाह करने के लिए बी को प्रतिफल स्वरूप, यहां ऐड करना, ए ने 1000 रुपए चुकाए या ए 1000 रुपए चुकाता है। ने वर्ड यूज मत करो बस। ए की बेटी सी से विवाह करने के लिए बी को वचन के प्रतिफल स्वरूप ए 1000 रुपए चुकाता है। वचन के समय सी की मृत्यु हो गई, ठहराव व्यर्थ है, लेकिन बी को 1000 रुपए ए को लौटाने चाहिए। यही दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त किया गया लाभ है। अब शादी तो हो ही नहीं सकती ना, शादी करने के बदले में इतने रुपए दे रहा था, तो अब शादी हो ही नहीं सकती, तो ये एडवांस तो वापस करो। ये पढ़ो गोडाउन वाला, गोदाम वाला एग्जाम्पल। पूरा किराया साल भर का एक साथ दे दिया था, 7 महीने बाद आग लग गई, पूरा गोडाउन नष्ट हो गया, जिसमें किसी पक्षकार की कोई गलती नहीं है। किराए की अनुपातिक राशि वापस होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ? 7 महीने यूज किया है, किराया दिया 12 महीने का, 5 महीने का किराया रिफंड होगा। अधिनियम अपेक्षा करता है कि पक्षकार को वह सब वापस करना होगा जो उसने अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त किया है। ठीक है, अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त लाभ होंगे वही वापस किए जाएंगे। सुरक्षार्थ राशि, जमानत राशि ये वापस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त लाभ नहीं होते। एक एग्जाम्पल आ रहा है इसके अंदर, ये देखो, ए बी के साथ 40,000 रुपए में भूमि बेचने का समझौता करता है। अनुबंध के समय बी ए को
4,000 रुपये जमानत देता है, सिक्योरिटी देती जमानत राशि। यह राशि ए द्वारा जब्त कर ली जाएगी यदि बी निर्दिष्ट अवधि के भीतर विक्रय को पूरा नहीं करता, बी निर्दिष्ट अवधि के दौरान विक्रय पूरा नहीं कर पाता और ना ही इस अवधि के दौरान इस कार्य को पूरा करने के लिए इच्छुक व तत्पर है। ए अनुबंध को रद्द करने के लिए अधिकृत है और जमानत राशि को रोक सकता है यानी कि जब्त कर सकता है। ये जमानत राशि वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह जमानत राशि, ये लाइन अच्छे से याद रखना, जमानत राशि अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त लाभ नहीं है। यह तो सिर्फ एक जमानत है, विक्रेता अपने वादे को पूरा करेगा और एक प्रकार से भूमि के विक्रय के अनुबंध के लिए सहायक मात्र है। मैंने आपको लिखवाया है, जमानत राशि अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त लाभ नहीं होती, यह वापस नहीं होगी, यह क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। यह एक सुरक्षा है कि दूसरा पक्षकार अनुबंध को पूरा करेगा। यह अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त लाभ नहीं है। समझ आई चीज की नहीं आई, बताओ बेटा। देखो इसके क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। इसका क्वेश्चन नई वाली बुक में भी दिया है, अपनी यहाँ की बुक में भी दिया है। यहाँ वाला तो तुम कर लोगे, मैं तुम्हें कराती हूँ जो अपने नई वाली बुक में दिया हुआ है कि क्वेश्चन कैसा इसमें बन सकता है। आईसीआई ने इसकी बैक साइड पे क्वेश्चन डाले हैं इस टॉपिक के। जो नई वाली बुक है उसमें जो पीछे वर्णात्मक क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अंदर 2 क्वेश्चन इसमें अच्छे डाले गए हैं, पेज नंबर 1.114 पे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है इसमें देखो। पहला तो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, आप करोगे ये और आप आराम से कर सकते हो। देखो मैंने टॉपिक आपको समझा दिया है, एक बार कोशिश करो। देखो एक है मिस्टर रिच, एक कलाकार है द्वारा बनाया गया एक स्वचित्र प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मिस्टर रिच जो है वो एक पेंटर से बोलते हैं कि मेरी पेंटिंग बनाओ। ठीक है, एक कलाकार है श्री, उनकी वर्कशॉप में गए, कार्यशाला में गए और पूछा कि क्या वह तेल चित्रकला के कैनवास पर पूर्व के चित्र को चित्रित कर सकता है। मिस्टर रिच कहता है मेरी पेंटिंग बना दोगे क्या। ठीक है, मिस्टर सी ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। उपरोक्त रचनात्मक कार्य के लिए पूर्ण अग्रिम रूप से कितने रुपए ले लिए, 50,000 एडवांस ले लिए इसने। अब सी ने मिस्टर शी ने स्पष्ट किया कि यह पेंटिंग कितनी सिटिंग्स में बनेगी, 10 बार आना पड़ेगा, 10 बैठक लगेंगी। ठीक है, और कितना समय लगेगा, 3 महीने का समय लगेगा। जब छठी बैठक के लिए मिस्टर रिच कार्यशाला में पहुंचे तो उनको सूचित किया गया कि श्रीमान सी को जो है पैरालिसिस यानी कि लकवा हो गया है और निकट भविष्य में वह कभी भी पेंटिंग नहीं कर पाएंगे, पूर्ण रूप से स्थायी रूप से असक्षम हो गया है और व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध इसकी जगह कोई और पूरा नहीं कर सकता। याद आ रहा है। मिस्टर सी का एक बेटा है मिस्टर के, जो अभी भी पढ़ाई कर रहा है, उसने अभी तक पिता का पेशा अपनाया नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार बताइए कि क्या मिस्टर रिच मिस्टर के को पिता के बदले कार्य करने के लिए कह सकते हैं, नहीं कह सकते। व्यक्तिगत योग्यता का अनुबंध वचनदाता की मृत्यु के बाद व्यर्थ हो जाएगा। समझ आई चीज की नहीं आई, बताओ। अब सेकंड पार्ट, क्या मिस्टर रिच मिस्टर एक्स से उनके पिता को अग्रिम भुगतान की गई धनराशि की वापसी के लिए कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। धारा 65 व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त किया गया लाभ वापस होगा। समझ आ गई चीज, क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा ही एक और क्वेश्चन, जमानत राशि वाली बात पड़ी थी ना बेटा, अभी जमानत राशि वापस नहीं होती, उस पे बेस्ड एक बार पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3,
देखो यहाँ पे मिस्टर झूठ मिस्टर सच दो नाम दिए हुए हैं आईसीआई ने। मिस्टर झूठ ने मिस्टर सच से साथ उसकी मोटर कार खरीदने के लिए समझौता किया। कितने रुपए में? 5 लाख। 3 महीने का एग्रीमेंट पीरियड है, 3 महीने की अवधि के भीतर मिस्टर झूठ द्वारा मिस्टर सच को संविदा के अनुसार सुरक्षार्थ राशि दी गई है 20,000 रुपए की। समझौते में प्रवेश करने के 3 महीने पूरे होने के बाद भी मिस्टर सच ने समझौते के अनुसार कार खरीदने के लिए मिस्टर झूठ को संविदात्मक करने का प्रयास किया, मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भाई कार ले लो, क्योंकि एग्रीमेंट तो किया ही था ना। अब हुआ क्या? 3 महीने और बीत गए, मिस्टर झूठ ने ना तो मिस्टर सच के फोन कॉल का जवाब दिया, ना ही कुछ आंसर कर रहा है। 6 महीने की अवधि और बीत जाने के बाद अब मिस्टर झूठ ने खुद ने आगे बढ़ के फोन किया। किसको? मिस्टर सच को। सच होगा ये, है ना? अनुबंधित किया और मोटर कार खरीदने से इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं खरीदूंगा, और जो मैंने 20,000 रुपए की सुरक्षा राशि जमा की है ना वो वापस कर दो। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह जमानत राशि है, सुरक्षार्थ राशि है, अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त लाभ नहीं है और यह वापस होगी, सॉरी यह जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं होगी। यही पढ़ा। अब आगे क्या बोला? भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्या मिस्टर सच मिस्टर झूठ को सुरक्षा राशि वापस करने की आवश्यकता है? हमारा आंसर है नहीं है। यहां तक समझ आ गया? आगे देखो, मिस्टर झूठ द्वारा किए गए दावे की वैधता जांच कीजिए। अगर 3 महीने की संविदा अवधि के दौरान मोटर कार दुर्घटना में नष्ट हो जाती, अब क्या होता? अब देने पड़ते। क्यों देने पड़ते वो समझ आया? भाई अनुबंध में सीमा दी थी 3 महीने के अंदर इतने रुपए में खरीद लो। 3 महीने के दौरान अगर विषय वस्तु नष्ट हो जाती, अनुबंध बन जाता व्यर्थ। तो अब भाई आप मोटर कार तो दे नहीं सकते, तो जो एडवांस लिया है 20,000 वो तो वापस करो ना। ये किस चीज की सुरक्षा है? कि अनुबंध को पूरा किया जाएगा। क्या अब आप अनुबंध को पूरा कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब ये वापस करना पड़ेगा। समझ आ गई बात की नहीं आई? बताओ बेटा। तो ये 2 क्वेश्चन इसके यहाँ पे हैं, प्लस एक क्वेश्चन अपनी एमसीसी बुकलेट में है। एमसीसी बुकलेट वाला क्वेश्चन बताती हूँ, धारा 65 का। ये मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं अभी बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के देखो एक बार। ये मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, धारा 65 पे। धारा 65 पे मैंने आपको 3 केसेस स्टडी करा रही हूँ। 2 तो हमने अभी करी आईसीआई से, और एक हम अभी एमसीसी बुकलेट से कर रहे हैं। धारा 65 इंपॉर्टेंट है भाई। एक्स और वाई के बीच में अनुबंध हुआ 1 अगस्त 2018 को। जिसमें एक्स वाई को अनुबंध से 10 दिन के भीतर एक निश्चित मूल्य के बदले 50 टन चीनी की सुपुर्दगी देगा। अनुबंध में समय सीमा दी हुई है, कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर सुपुर्दगी देनी है। वाई ने जेड को, एक्स को होगा ना ये, वाई ने एक्स को 50,000 रुपये अग्रिम अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिए। एडवांस पेमेंट कर दिया। कितना किया है? 50,000 रुपये। इनके मध्य परिवहन का साधन जो था वो सिर्फ सड़क मार्ग था। 2 अगस्त 2018 को बाढ़ आई, सड़क मार्ग नष्ट हो गया। बाद की असंभवता, अनुबंध हो गया व्यर्थ। क्यों? अब वो जो सड़क का जो मार्ग था वो एक तरीके से नष्ट हो गया। 15 दिनों तक मरम्मत नहीं की जा सकती इस मार्ग की। एक्स ने एक प्रस्ताव दिया कि वह 20 अगस्त को चीनी की सुपुर्दगी कर देगा, जिसके लिए वाई सहमत नहीं हुआ। अब जब ये मार्ग सही हो गया उसके बाद में ये कहता है कि मैं अब जो है ना 20 अगस्त को चीनी की सुपुर्दगी दे दूंगा। भाई वाई मना कर सकता है क्योंकि अनुबंध में समय सीमा दी हुई थी, कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर, और 10 दिन का समय जा चुका है। 1 सितंबर 2018 को एक्स ने वाई से 10,000 रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी कि भाई तुम अनुबंध को के अंतर्गत चीनी ले नहीं रहे हो तो मुझे 10,000 रुपये का हर्जाना दो, क्योंकि तुमने सुपुर्दगी लेने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ वाई क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें जो एडवांस दिया था कितने का?
वो वापस करो। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। देखो यहाँ पे दो धाराएं हैं, कौन सी है इनमें, एक तो लगेगी तुम्हारी देखो धारा नंबर 56 और एक लगेगी धारा नंबर 65। तुम्हें पता है व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त किए गए लाभ को वापस करना पड़ेगा, जो भी लगाते आ रहे हैं। और धारा 56 किसकी है, ये बाद की असंभवता, बाद की असंभवता मतलब समझौता करने के बाद में ऐसी कोई घटना घट जाती है, परिस्थितियों में बदलाव हो जाता है कि अनुबंध को पूरा करना संभव नहीं रहता और वो व्यर्थ अनुबंध में बदल जाता है। तो बाद की असंभवता है, पहले संभव था बाद में जाके क्या हो गया, असंभव। तो भाई पहले तो संभव था, बाद में सड़क मार्ग जो है वो बाढ़ के कारण क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो अब इसे पूरा करना संभव नहीं रहा। बाद की असंभवता, अनुबंध हो गया व्यर्थ। व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत लाभ उठाया था कितने का, 50,000 का एडवांस अमाउंट है, वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। समझ आई बात की नहीं आई बताओ बेटा, वो उससे कुछ नहीं मिलेगा, उसका मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई अनुबंध में समय सीमा दी हुई थी, कितने दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, और 10 दिन की समय सीमा बीत चुकी है। समझ आ गई बात। इसका एक बार आंसर की रीडिंग लगाओ। बाद की असंभवता जिसकी धारा मैंने अभी तुम्हें बताई क्या है, 56 है। नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, बट इसकी तो याद रखना। किसकी, व्यर्थ समझौता, व्यर्थ अनुबंध, प्राप्त किया गया लाभ वापस करना पड़ेगा, धारा 65। इसको अच्छे से याद करना, 3 केस स्टडी हैं इसके ऊपर। जब किसी वचन का निष्पादन असंभावना या अप्रत्याशित घटना परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण असंभव हो जाता है, अवैध हो जाता है, तो ऐसा अनुबंध क्या बन जाएगा, व्यर्थ। बाद की असंभवता अनुबंध हो गया व्यर्थ। अब देखो धारा 65 के अनुसार जब एक ठहराव व्यर्थ हो जाता है या कोई अनुबंध व्यर्थ हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे समझौते या अनुबंध के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है, तो वह ऐसे लाभ को वापस करने के लिए बाध्य होगा तथा इसके लिए उस व्यक्ति को हर्जाना देने के लिए बाध्य होगा। आगे केस के फैक्ट दिए हुए हैं और एक्स को वाई से जो अग्रिम राशि प्राप्त हुई है वो उसे वापस करनी पड़ेगी। नहीं, दूसरा पक्षकार थोड़ी ना मांग सकता है। निश्चित टाइम दिया हुआ हो और अगर बाढ़ की समस्या नहीं आती और निश्चित समय अवधि होती तो निश्चित समय अवधि के ही अंदर बेटा पूरा करना होता है। अगर आप बाद में करोगे तो पीड़ित पक्षकार चाहे तो उसे व्यर्थ घोषित कर सकता है। हम आगे पढ़ेंगे, इसी यूनिट में टॉपिक आएगा समय अगर सार तत्व है, अनुबंध में समय दिया हुआ है और आप समय पे कार्य पूरा नहीं करते तो अनुबंध व्यर्थनीय होता है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो इसे समाप्त कर सकता है, आएगा। व्यर्थ अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त लाभ जो होता है वो वापस करना पड़ता है। जमानत राशि जब्त होती है सिर्फ, और जमानत राशि कहीं भी होगी तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है सुरक्षार्थ राशि या जमानत राशि। यह एक जमानत है कि भाई आप अनुबंध को पूरा करोगे और नहीं करोगे तो वापस आएगा। ये एडवांस है, ये तो एडवांस है, इसमें लिखा हुआ है, अग्रिम राशि वर्ड यूज हुआ है। क्लियर है कि नहीं है बताओ बेटा। तो हमने क्या किया है, ये वाला पूरा टॉपिक ले लिया है। अब वापस आते हैं अपन जहाँ टॉपिक हमारा चल रहा था। केस स्टडी वगैरह हो गई हमारी इस टॉपिक की। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 सिर्फ ऐसे ही सिर्फ रीडिंग वाला पॉइंट है। क्या कहना चाहते हैं, व्यर्थनीय अनुबंध के विखंडन पर प्रस्ताव के ही नियम लगते हैं। व्यर्थनीय अनुबंध को व्यर्थ घोषित किया, विखंडन किया, उसका खत्म किया, उसी तरीके से आप उसको संवहन करोगे जैसे आप प्रस्ताव का करते हो, उसी तरीके से उसका खंडन करोगे जैसे कि प्रस्ताव का करते हो। व्यर्थनीय अनुबंध के विखंडन पे प्रस्ताव के ही नियम लगते हैं। पढ़ के देखो क्या लिखा है, विखंडन का संवहन उसी प्रकार किया जाएगा जैसे प्रस्ताव का संवहन किया जाता है, खंडन भी उसी प्रकार किया जाएगा जैसे प्रस्ताव का खंडन किया जाता है। इस पे कोई केस स्टडी नहीं बनती, किसी भी तरीके से टॉपिक आपसे नहीं पूछेगा। थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया ना
किन परिस्थितियों में आपसी सहमति से अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती? तो 4 चीज़ों के बारे में बता के आना। पॉइंट नंबर 1 और 2 दे आना। क्या? नवीनीकरण, परिवर्तन, विखंडन, विमुक्ति। थ्योरी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस पे आता है? धारा 65 पे, जो हमने अभी भी लिया। व्यर्थ अनुबंध, व्यर्थ समझौता, लाभ प्राप्त किया तो क्या करो? वापस करो। एक क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक पे भी बन सकता है, अभी तक बनाया नहीं है आईसीआई ने। वचन ग्रहीता की लापरवाही के प्रभाव। वचन ग्रहीता की लापरवाही के प्रभाव क्या कहते हैं? देखो भाई, यदि वचन ग्रहीता वचनदाता को वचन पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता तो वचनदाता अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। उसे भी अनुबंध को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपकी बुक में एक वर्ड यूज किया हुआ है, 9 सखिया है शायद, हाँ ऐसा कुछ दिया हुआ है वैसे। मतलब आप क्या ले सकते हो, एक तरीके से यहाँ पे वर्ड यूज है इंग्लिश में स्टूडेंट या ट्रेनी, प्रशिक्षण जिसको मिलता है, जो ट्रेनी होता है ना, जो काम सीखता है, उसके लिए वर्ड यूज किया है, प्रशिक्षु बोलते हैं। तो ए जो है, और एक है अध्यापक है, ठीक है। अध्यापक जो है वो अपना वचन पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि एक स्टूडेंट अगर पढ़ना नहीं चाहता, अगर सीखना नहीं चाहता, अगर लिखना नहीं चाहता, तो अध्यापक को भी अपना कार्य पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। यदि वचन ग्रहीता वचन पूरा करने के लिए वचनदाता को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता तो वचनदाता अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। यदि वचन ग्रहीता वचनदाता को कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता तो वचनदाता अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। जैसे अगर एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो विद्यार्थी भी उसे पढ़ाने के लिए अध्यापक भी उसे पढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं आई? बताओ बेटा। ए ने बी को बोला कि भाई तुम जो है ना, मेरे घर में मरम्मत की ज़रूरत है, मरम्मत करने आ जाना। बी पहुंच गया ए के घर पर मरम्मत करने के लिए। बी है यहाँ पर वचनदाता और ए बदले में पैसे दे रहा है, वो कौन है? वचन ग्रहीता। ए ने बी को वो स्थान ही नहीं बताए जहां पर मरम्मत करनी है। ए की लापरवाही है। ए जो है वचनदाता को कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रहा, तो वचनदाता यानी कि बी अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। और अगर उसे कुछ नुकसान हुआ है तो क्षतिपूर्ति हेतु वाद भी प्रस्तुत कर सकता है। बी कह सकता है मैं तो तेरे घर तक आया मरम्मत करने के लिए, मेरे तो आने जाने का क्या लग गया? किराया लग गया, और आने जाने का समय भी तो वेस्ट हुआ है मेरा। मुझे क्या चाहिए बदले में? हट जाने। तो वो हट जाने भी देने पड़ेंगे। समझ आई कि नहीं आई बात? अगर बी को कुछ एडवांस मनी यहाँ पर दे रखा है तो फिर यहाँ पर ये क्या बोलेगा? जो मेरे खर्चे लगे वो तो मैं काटूंगा, उसके बाद जो है वो तुम्हें दे दूंगा। और भाई सही भी है भाई, जो मेरे आने जाने के खर्चे लगे, जो मेरा समय खोटी हुआ, उसके तो पैसे काटूंगा, बचे हुए तुम्हें दे दूंगा। पर वैसे सोच के देखो, अगर एडवांस दे रखा होता ना तो आते ही क्या बोलता? भाई ये यहाँ काम करना है करो। एडवांस में तो खुद का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है कि नहीं होता है? पैसे बंधे हुए हैं भाई। अच्छा, अब यही एक बार टॉपिक यहाँ से पढ़ लो, कवर हो चुका है हमारा, आराम से कर सकते हो आप। ये धारा नंबर है 67। यदि कोई वचन ग्रहीता लापरवाही करता है, वचनदाता को वचन पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाता, तो वचनदाता अपने वचन के निष्पादन से विमुक्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, वचनदाता को निष्पादन ना करने के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक नौसखिया, 9 कर लेना इसको, ने नहीं होता, सीखने से मना कर देता है तो अध्यापक को भी ना पढ़ाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पहला एग्जाम्पल। दूसरा मरम्मत वाला, पढ़ के देखो। हाँ, समझ आ गई बात की नहीं आई? बताओ बेटा।
यदि वचनग्रहीता वचनदाता को कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगा तो वचनदाता अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। ये सारी चीज़ें शॉर्ट में आपको पीडीएफ में लिखी हुई मिलेंगी। मैंने आपको शॉर्ट में नोट्स दिए ना, जो उसके अंदर आपको मिलेगा ये सारा। इसके अंदर अब जो टॉपिक आ रहा है, ये पूरा टॉपिक तुम्हारा पढ़ा हुआ है, इसमें हमें नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अनुबंध के समापन के संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। मतलब किन किन परिस्थितियों में अनुबंध समाप्त हो जाएगा, किन किन परिस्थितियों में अनुबंध समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, निष्पत्ति द्वारा समाप्ति। देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, लिया हुआ है ये आपका टॉपिक, ताकि आप घर जाके पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सको इजी लैंग्वेज में। भाई वचनदाता हमने पढ़ ही लिया था यहाँ से। ये देखो नवीनीकरण, विखंडन, परिवर्तन जो हमने पढ़ा था ना, विमुक्ति ऐसे ही मैंने आपको समझाया है। परित्याग, पूरे का पूरा माफ कर दो, आंशिक विमुक्ति, समय सीमा बढ़ा दो, संतुष्टि में अन्य वस्तु जो है स्वीकार कर लो, यही लिया था। व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत लाभ वापस करना पड़ेगा, वही आ गया कपट वाला। व्यर्थ समझौते के अंतर्गत लाभ किया है तो वो वापस करना पड़ेगा, पर जमानत राशि, स्वेच्छार्थ राशि वापस नहीं होगी, वो जब्त हो जाएगी। विखंडन का सम्मान उसी प्रकार करना है जैसे प्रस्ताव का करते हैं, खंडन भी कैसे करना है जैसे प्रस्ताव का करते हैं। वचनग्रहीता की लापरवाही, वचनदाता को पर्याप्त सुविधाएं ना उपलब्ध कराना, प्रभाव क्या होगा, वचनदाता दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। यही पढ़ा हमने। अब एक बार शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं, फिर वहां से ले लेंगे अनुबंध की समाप्ति। अनुबंध कब कब समाप्त हो जाएगा। पहला पॉइंट, निष्पत्ति द्वारा समाप्ति। बेटा मैं दुकान पे गई, मैंने दुकानदार को रुपए दे दिए, दुकानदार ने मुझे सामान दे दिया, निष्पादन है, अनुबंध समाप्त हो गया कि नहीं हो गया बताओ, क्योंकि दोनों पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों को पूरा कर दिया। तो पहला तरीका समाप्ति का क्या दिया हुआ है, निष्पत्ति द्वारा, निष्पादन द्वारा। फिर आप बता सकते हो दो तरीके का होता है, वास्तविक और प्रस्तावित निष्पादन, पढ़ा था ना अपन ने। दूसरा आया पारस्परिक ठहराव द्वारा समापन, अभी अभी पढ़ा, 4 परिस्थितियों में होता है। कब कब, नवीनीकरण, परिवर्तन, विखंडन, विमुक्ति, होता है ना, ऑलरेडी पढ़ चुके हो चारों के बारे में। फिर आया असंभवता द्वारा समाप्ति। असंभवता आपकी 2 तरीके की हो सकती है, एक तो हो सकती है प्रारंभिक असंभवता, शुरू से ही असंभव है, और एक हो सकती है बाद की असंभवता, प्रारंभिक। ठीक है, पहले संभव था बाद में जाके असंभव हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, बाद की असंभवता। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो असंभवता द्वारा भी समाप्त हो गया कि नहीं हो गया, जो असंभव है उसे पूरा तो नहीं कर पाओगे ना। समय बीतने के कारण समाप्ति, कोई भी अनुबंध जिंदगी भर के लिए खुला नहीं रहता, एक निश्चित समय के अंदर अंदर उसको पूरा करना पड़ता है, वरना आपको पता है ना काल बाधित ऋण, 3 साल का समय अगर गुजर गया तो आप केस फाइल नहीं कर पाओगे, अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। कानून के परिचालन द्वारा समाप्ति, कानून कहता है कि इन परिस्थितियों में समाप्त मान लेंगे 2 परिस्थितियां, कौन सी, मृत्यु और दिवालिया। कानून कहता है कि अगर वचनदाता की मृत्यु हो गई तो व्यक्तिगत योग्यता के अनुबंध खत्म, यदि वचनदाता की मृत्यु हो गई तो व्यक्तिगत योग्यता के अनुबंध समाप्त हो गए। और दूसरा, दिवालिया कानून द्वारा अयोग्य था तो दिवालिया व्यक्ति के सारे अनुबंध समाप्त मान लिए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, कानून के परिचालन द्वारा समाप्ति। फिर आया अनुबंध भंग के कारण समाप्ति, एक पक्षकार ने अनुबंध को तोड़ दिया, भंग कर दिया, दूसरा पक्षकार हट जाने की मांग कर सकता है, पर अनुबंध तो समाप्त हो गया ना, अनुबंध तो समाप्त हो गया कि नहीं हो गया। तो ये भंग भी एक तरीका है अनुबंध की समाप्ति का। विमुक्ति का पॉइंट पढ़ा था आपसी सहमति में, पूरी तरीके से माफ कर दे, कुछ हिस्सा माफ कर दे, समय सीमा बढ़ा दे, और उसकी जगह उसी कीमत की कोई अन्य वस्तु स्वीकार कर ले, याद आ रहा है। विमुक्ति वाला पॉइंट आपको अलग से भी देना है, वचन ग्रहीता उसको दिए गए वचन के निष्पादन से विमुक्ति दे सकता है, पूर्ण रूप से माफ कर दे, कुछ हिस्सा माफ कर दे, समय सीमा बढ़ा दे, या फिर उसी कीमत की अन्य कोई वस्तु स्वीकार कर ले। वचन ग्रहीता अगर वचनदाता को कार्य पूरा करने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता, अभी अभी पढ़ा धारा 67, एक बच्चा अगर पढ़ना नहीं चाहता तो अध्यापक को पढ़ाने के लिए दोषी नहीं माना जाएगा, याद आ रही चीजें। मरम्मत वाला एग्जाम्पल भी लिया, बिल्कुल वही। एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, कौन सा है, पॉइंट नंबर 9, जिसको मैं आपको कल बताऊंगी। ये समझाएंगे और इस टॉपिक को कल हम अपनी बुक से भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
एक शॉर्ट में आइडिया दे दिया कि इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या है, करेंगे अपन कल। मोनू अभी आईसीआई वाली बुक बेटा अवेलेबल नहीं हो पा रही है, 19 वाला एडिशन, अदरवाइज तो अपन उसी से ले लेते। इंद्रजीत का आ रहा है कैसे कि सिंगर 10 मार्च को गाने वाली थी परंतु किसी वजह से नहीं आई, तो लाभ को वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। जो आगे वाली टीम से खर्चा किया है वो वापस करना पड़ेगा क्या मैम? बेटा जो भी नुकसान हुआ है ना, वो इस चीज पे इंद्रजीत निर्भर करेगा कि वो जानबूझ के नहीं आई या फिर बीमार हुई है। अगर बीमार हुई है तो जितना एडवांस है वही वापस होगा, लेकिन अगर जानबूझ के नहीं आई है तो हर जाने की भी मांग की जा सकती है। 2019 एडिशन बेटर है, बस उसके अंदर क्या है ना कि क्वेश्चन वगैरह नहीं है। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ 1-2 दिन में अगर पीडीएफ बन रहा है, अवेलेबल हो गया तो फिर अपन आईसीआई से ले लेंगे चाहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो दोनों में से किसी से भी करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आपको पता है कि आईसीआई से हटा दिया है ना इन्होंने साइट से, पूरी बुक का पीडीएफ है। एक बार सेंड तो कर देना। हाँ, आप लोग कहोगे तो मैं तो उससे करा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक 19 वाला एडिशन सबके पास है, मैंने कहा भी था। तो एक हो जाता है कि चलो आईसीआई से हुआ, ठीक है, तो पीडीएफ मेरे को एक बार सेंड कर देना, तो मैं यहाँ पे डलवा देती हूँ, तो अपन उससे ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है ना। किसी से भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ वही है जो यहाँ दी हुई है, मतलब वो क्रक्स में वही निकलना है। हाँ, 2019 वाला है, ठीक है। मेरे को एक जना, कोई भी एक जना सेंड कर देना, ठीक है। तो चलो यहाँ तक का लेते हैं अपन आज। और कोई क्वेरी है तो बेटा बताओ एक बार। है बेटा यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास, वो सेंड कर देंगे बेटा, ठीक है, हो जाएगा। और किसी की कोई क्वेरी है तो बताओ। नहीं तो चलो फिर अपन एंड करते हैं, ठीक है। क्या चीज? विखंडन और परिवर्तन में एग्जाम्पल नहीं है क्या? विखंडन और परिवर्तन में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जब कल पढ़ाया था। विखंडन में क्या होता है, आपसी सहमति से आप उसे कैंसिल कर देते हो, और परिवर्तन में मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति से क्या डिसाइड किया कि अब इस रेट को कितने कर देते हैं, 18%।